हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सी विजिकल आर्ट्स क्लास में। आज के इस वीडियो में इतिहास के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट प्रश्न को कवर करने वाले हैं जो आपके बोर्ड पेपर में देखने को मिलेंगे। जैसे जैसे समय और करीब आता रहेगा मैं आपकी बेहतरीन तैयारी करवाता रहूंगा। दोस्तों, आपको भरोसा दिलाते हैं कि आपका बेहतरीन तैयारी करवा देंगे और अच्छे नंबर से पास भी करवा देंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इंपॉर्टेंट प्रश्न जो आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो इतिहास के वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे है, मौर्य वंश की जानकारी के स्रोत पर प्रकाश डालिए। इन्हीं मौर्य वंश की जानकारी हमें कहां से मिलती है उसके बारे में बताना है। तो चलिए इसको आप पॉइंट के हिसाब से लिखेंगे तो आपको बेहतर नंबर मिलेगा। तो सबसे पहला पॉइंट आप यहाँ पे लिखेंगे कि इसमें लिखेंगे कि अशोक के अभिलेखों से अशोक के शासन, धम्म आदि के संबंध के बारे में जानकारी मिलती है। अब यहाँ पे दोस्तों प्रश्न ये है कि मौर्य वंश के बारे में बता रहा है, यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे अशोक के बारे में क्यों बताया गया है? क्योंकि मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र का नाम था बिंदुसार। ठीक है, पुत्र का नाम था बिंदुसार और जो है बिंदुसार के पुत्र का नाम था अशोक। ठीक है, आप अशोक के बारे में जानते होंगे। तो इस प्रकार से जो मौर्य वंश के जो पीढ़ी थी उनके बारे में बात भी कही जा रही है यहाँ पे। तो हमें जो अशोक के जो अभिलेख है इनके शासन के बारे में, इनके धम्म के बारे में आदि के बारे में जानकारी यहाँ से मिलती है। ठीक है, दूसरा पॉइंट इसमें लिखेंगे आप। दूसरा पॉइंट ये है कि कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र में मौर्य की शासन काल है उसकी व्यवस्था के बारे में और जो मौर्यकालीन समाज है उस पर प्रकाश डालता है। तो यहाँ पे एक बहुविकल्पीय प्रश्न भी बन जाएगा कि जो कौटिल्य है, कौटिल्य ने चाणक्य के नाम से जाना जाता है, इनके द्वारा रचित अर्थशास्त्र ये जो पुस्तक थी इसमें मौर्य साम्राज्य के मौर्य के प्रशासनिक जो है शासन के बारे में बताया गया है। तो ये जो पुस्तक है इसके बारे में यहाँ पे अगर आप इसे पढ़ते हैं जो कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र उसमें जो है मौर्यकालीन समाज पर प्रकाश डाला गया है, नहीं उसके बारे में बताया गया है। यहाँ से जानकारी प्राप्त होती है। तीसरा पॉइंट आप इसमें लिख सकते हैं। तीसरा पॉइंट में लिखेंगे कि मेगस्थनीज की पुस्तक इंडिका से चंद्रगुप्त मौर्य की शासन व्यवस्था आदि के बारे में जानकारी मिलती है। अब यहाँ से दोस्तों एक प्रश्न आपसे पूछ लेगा कि इंडिका की पुस्तक के लेखक कौन है? जवाब होगा मेगस्थनीज। या जो है आपसे अगर पूछ ले कि जो है अर्थशास्त्र के जो है पुस्तक किसने लिखा है तो जवाब होगा कौटिल्य या चाणक्य के नाम से जाना जाता है। तो ये दो प्रश्न आपके बहुविकल्पीय भी यहाँ से बन सकते हैं और इस प्रश्न का उत्तर भी आप समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न पे। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अभी से इसे अच्छे से रट लीजिए क्योंकि आपके पेपर में जरूर देखने को मिलेगा। क्वेश्चन है कि मौर्य वंश की अर्थव्यवस्था एवं प्रशासन की प्रमुख विशेषताएं क्या थी? इस पर प्रकाश डालिए, इसके बारे में बताना है। इसी सवाल को अथवा करके पूछ सकता है कि मौर्य वंश की प्रमुख विशेषताएं क्या थी, या इसी सवाल को अथवा करके पूछ लेगा कि मौर्यकालीन केंद्रीय प्रशासन के प्रमुख विशेषताएं क्या थी। पहले प्रश्न एक बार थोड़ा फिर से समझ लीजिए, जब आप प्रश्न समझ जाएंगे तो उत्तर देने में दिक्कत नहीं होगी। क्वेश्चन पूछा है कि मौर्य वंश, यानी मौर्य वंश में उस टाइम पे उनकी जो शासन व्यवस्था थी, जो प्रशासन चल रहा था उसकी क्या विशेषताएं थी, कैसे कैसे उस टाइम पे शासन व्यवस्था चलाए जा रहे थे, उन्हीं के बारे में यहाँ पे बताना है। तो आप यहाँ पे एक डायग्राम बना सकते हैं और इस डायग्राम के माध्यम से अच्छे से आंसर को प्रेजेंट कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे हेडिंग बना लेंगे मौर्य वंश की प्रमुख विशेषताएं। तो देखिए कौन कौन सी विशेषताएं थी, जैसे केंद्रीय प्रशासन, प्रांतीय प्रशासन, स्थानीय प्रशासन, नगर प्रशासन, सैन्य प्रशासन, न्याय प्रशासन, राजस्व प्रशासन। यानी प्रशासन के बारे में आपको बताना है। तो प्रशासन को कैसे डिवाइड किया गया है इसी बात को यहाँ पे समझना है। तो देखिए सबसे पहले केंद्रीय प्रशासन की बात करें तो केंद्र में राजा होता था और राजा ही मुखिया होता था, राजा सब कुछ काम करता था। तो कहने का मतलब ये है कि केंद्र में प्रशासन व्यवस्था राजा संभालते थे। इसके बाद जो है आता है यहाँ पे प्रांतीय प्रशासन। प्रांतीय प्रशासन का मतलब जो क्षेत्र होता था वो बटा होता था, अलग अलग प्रांत के अनुसार बटा होता था और उनमें छोटे छोटे जो है अधिकारी या फिर ऐसे लोग अधिकारी नियुक्त किए गए थे जो उन प्रांतों का अच्छे से प्रशासन को चला सके।
ऐसे ही स्थानीय प्रशासन है। स्थानीय प्रशासन का मतलब छोटे छोटे नगरों कस्बों में बांट दिया गया था और वहां पे किसी एक ऐसे अधिकारी को नियुक्त किया गया था जो उस क्षेत्र का जो है प्रशासन देखभाल सके और उसका संचालन कर सके। इस प्रकार से 3 प्रशासन व्यवस्थाओं में जो है सरकार बटी हुई थी। आज के डेट में बात किया जैसे केंद्र सरकार होती है, ठीक है, केंद्र सरकार होती है, फिर इसके बाद जो है यहाँ पे केंद्र सरकार के बाद राज्य सरकार होती है, राज्य सरकार के बाद जो है स्थानीय सरकार होती है, ठीक है। ये 3 प्रकार के सरकार होते हैं। तो यहाँ पे जो सरकार, केंद्र सरकार में जैसे प्रधानमंत्री होंगे, राज्य सरकार में मुख्यमंत्री होंगे और इसके बाद जो स्थानीय सरकार अगर गांव में बात करें तो ग्राम पंचायत होते हैं, नगर में अगर बात करें तो नगर में नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम होते हैं। इस बात को समझने के लिए थोड़ा सा यहाँ पे आइए इसका एक्सप्लेन कर लेते हैं, आपको सब कुछ डिटेल में समझ में आ जाएगा। देखिए सबसे पहले यहाँ पे केंद्रीय प्रशासन के बारे में मैंने यहाँ पे लिखा है। तो केंद्रीय प्रशासन के अगर बारे में बात करें तो आप यहाँ पे आसानी से इसे समझ सकते हैं। और देखिए यहाँ पे जो है केंद्रीय प्रशासन में बात करें तो मौर्य प्रशासन में भारत का प्रथम अखिल भारतीय साम्राज्य था जिसका केंद्र बिंदु राजा होता था। और इसमें कहा गया है कि यह कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका का जो प्रमुख होता था, यानी जो राजा होता था वो राजा केंद्र में होता था और वही कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका, यानी कार्य जो भी होते थे वो राजा के द्वारा किए जाते थे। व्यवस्थापिका का काम जो होता था वो राजा के द्वारा किए जाते थे। कोई भी समस्या परेशानी होती थी तो न्यायपालिका ने न्याय भी राजा के द्वारा दिया जाता था। ऐसे ही आप यहाँ पे समझ सकते हैं प्रांतीय के बारे में। तो देखिए प्रांतीय के बारे में यहाँ पे लिखा गया है, मौर्य साम्राज्य में 5 बड़े प्रांतों में विभाजित था, यानी जो पूरा मौर्य साम्राज्य था वो 5 बड़े भागों में विभाजित था। इसमें तक्षशिला, पाटलिपुत्र उसकी प्रमुख राजधानी हुआ करती थी। इसके बाद बताया गया इसमें प्रांतीय प्रशासन में जो है मंत्री परिषद होते थे जिसका केंद्र से सीधा संपर्क होता था। यानी राज्य जो साम्राज्य था मौर्य साम्राज्य में, उसमें अलग अलग प्रकार से पूरा साम्राज्य बटा हुआ था, ठीक है। और केंद्र में जो है राजा होता था और सभी जो राज्य होते थे, जो प्रांत होते थे वो केंद्र से अटैच होते थे, केंद्र से जुड़े होते थे। और हर एक जो है प्रांत में इसमें एक मंत्री परिषद होता था और वो मंत्री परिषद उस प्रांत का संचालन करते थे, उसी का देखरेख करते थे। और केंद्र में राजा होता था और राजा का संपर्क जो है उन प्रांतों से सीधा बना होता था। तो इस प्रकार से पूरा साम्राज्य जो है संचालन हुआ करता था। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप लिख सकते हैं स्थानीय प्रांत के बारे में। तो स्थानीय प्रांत मौर्य साम्राज्य में कैसी थी, यहाँ पे ग्राम प्रशासन की सबसे छोटी इकाई मानी जाती थी। तो जैसे आज के दिन में ग्राम प्रधान होते हैं, गांव का पूरा देखरेख संचालन ग्राम प्रधान के द्वारा किया जाता है, ऐसे ही मौर्य साम्राज्य में जो गांव होता था वो प्रशासन की सबसे छोटी इकाई मानी जाती थी और उसका जो मुखिया होता था वो प्रधान होता था। गांव और जिले के प्रशासन के बीच मध्यवर्ती स्तर हुआ करता था। यानी कहने का मतलब ये है कि गांव जो जिला होता था वो पूरे गांव से एक तरह से मध्यवर्ती मतलब अटैच करके देखा जाता था। शासन व्यवस्था जो था वो पूरे गांव से लेकर जिले तक देखी जाती थी। वही बात करें अगर नगर प्रशासन की, तो नगर प्रशासन में मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन का वर्णन करता है और नगर का एक प्रमुख होता था तथा जिले के एक अधिकारी होता था। कहने का मतलब ये है जैसे कि नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम होते हैं आज की डेट में, ऐसे ही नगर प्रशासन उस टाइम में मौर्य साम्राज्य में कैसे होता था, तो उसमें एक प्रमुख बनाया जाता था और जो है एक जिले का अधिकारी होता था, वो सब देखरेख करते थे। इस प्रकार से प्रशासन व्यवस्था नगर की चलती थी, ठीक है। आगे बात करें सैन्य प्रशासन में, तो सैन्य प्रशासन में कौटिल्य ने सेना के 3 भाग बताए हैं, जिसमें पुश्तैनी सेना, किराए की सेना और नगर पालिका से संबंधित सेना। पुश्तैनी सेना का मतलब क्या होता है? पुश्तैनी का मतलब ये होता है जैसे आपका घर है तो आप जिस घर में रहते हैं उस घर में आपके पिताजी भी रहे हैं, आपके दादाजी भी रहे हैं, तो जिस घर में आपके दादाजी हैं, आपके पिताजी रहे, आप हैं, इसका मतलब ये है आपका जमीन, आपका घर वो पुश्तैनी है, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है, तो उसे पुश्तैनी सेना कहते हैं। मतलब एक घर में जो सेना है फिर उनके पिताजी रहे, फिर उनके बच्चे रहे, तो उसी को पुश्तैनी सेना के नाम से
जाना जाता है। इसके बाद किराए की सेना। किराए की सेना मतलब ये है कि कुछ लोगों को सेना में रखा जाता था, उनको वेतन दिया जाता था, उसे किराए की सेना हम कह सकते हैं। वही बात करें नगर पालिका से संबंधित सेना। नगर पालिका से संबंधित सेना मतलब जो नगर में सेना होती थी वो नगर पालिका से संबंधित होता था और वही देख रेख करते थे। इस प्रकार से सैन्य मतलब सैनिक, जो सैनिक व्यवस्था थी वो इस प्रकार से बटी हुई थी। तो ये पूरा आप दे सकते हैं। और यहाँ पे 2 पॉइंट और है। जैसे बात करें न्याय प्रशासन की, तो न्याय प्रशासन जो था वो जैसे कि यहाँ पे न्यायपालिका जो था वो किसके हक में होता था? न्यायपालिका जो है वो राजा के हक में होता था और राजा ही न्याय करता था। तो जितने न्याय प्रशासन व्यवस्था थे वो राजा यानी वहां के जो मौर्य साम्राज्य के संस्थापक केंद्रीय प्रशासन में जो होते थे वही करते थे। राजस्व प्रशासन की बात किया जाए तो राजस्व प्रशासन में जो धन है वो कैसे इकट्ठा होता था, किस पे कर लगाना है, किस पे जो है टैक्स कितना लगाना है, ये राजस्व प्रशासन देखरेख करता था। तो यहाँ पे ये पूरा प्रशासन इस प्रकार से बटा हुआ था और ये पूरा मौर्य साम्राज्य के यानी मौर्य वंश की प्रमुख विशेषता है। आप इसे आसानी से प्रेजेंट कर सकते हैं। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके पेपर में जरूर देखने को